Okay, good morning, and here we go. We start a new week. It's a new week and the last week of August, and we say that Indian climate is very bad. We often complain, but I think that complaint is generally till August, in the sense that from September mid, the weather starts becoming a little better. वो अलग बात है कि weather कितना matter करता है आजकल मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल तो सब लोग अपने अपने घर में होते हैं. Like people are hardly outside, so whether the weather is bad or good maybe does not matter. But yes, I'm sure now you must have all started going out a little bit. थोड़ा सा games and sports start हो गया होगा. I hope so. और अगर नहीं हुआ तो then that's bad. I think it's now time. I mean, maybe थोड़ा mask वास्क लगा के सही, but it's time that we all start that jig back, and that would bring the zing back also in life. घर में बैठे बैठे honestly speaking हम सब लोग और उसमें मैं भी include हूँ, थोड़ा सा तो अब mental saturation होने लगा है. That we all have started yarning कि किसी बहाने हम घर जाए, बाहर जाए. So anyway, this is all a matter of time. Hopefully things become better in the coming week or so, or coming weeks or so. Okay? I also hope that with the week that has ended, you must have analyzed yourself, filled up the sheet, and very few people have sent me the weekly report. I mean, this time I was thinking yesterday night कि should I remind or not. फिर मुझे लगा कि बार बार रिमाइंड करना मतलब गलत बात. इसका मतलब चीजें अभी इंटरनलाइज नहीं हुआ है. जैसे रोज सुबह उठ के तुम लोग ब्रश करते हो तो क्या कोई याद दिलाता है? सोच के देखना. रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो कोई याद दिलाता है? नहीं. इट हैज ऑल गॉट इंटरनलाइज्ड. एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो कोई ऐसे नहीं कि बॉडी तुम्हारा बिगड़ के बिखर जाएगा. फिर भी हम करते हैं, एक हैबिट बन चुका है. आई ऑल्सो वांट दिस टू बी अ वीकली हैबिट, that every week you analyze what you have done or what you have not done, and based on that plan for the next week. Very simple activity, 10 minutes. Okay, so let's start the day finally. Good morning messages from Harshit, Dhruv, Gupta, Parth, Gavmakar, Krishnagar, Dhruv ऐसे कहाँ सर घर वाले जाने ही नहीं देते? Oh तो ठीक है, in that case maybe you can have alternatives also. थोड़ा jogging कर लिए, है ना? There are other ways of physically being active. कृष्णनगर से इसकी हमारे यहाँ थोड़ा खेलने वालना स्टार्ट हुआ, फिर एक केस आ गया सोसाइटी में और सब बंद हो गया. That is happening everywhere actually. Same with our society also. These things are going on happening. क्या करें? है ना? Let's start finally, and we had I think started with that discussion, the spring based question. I mean, कि अगर मान लो रॉड रखें ऐसे करके, और मान लो मुझे याद तो नहीं वैल्यूज मैंने क्या दिया था, और मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की और लेंथ L, ठीक है, और I don't remember, but I hope the masses were equal. I hope मैंने इक्वली दिया. M2M sir, M2M. नीचे वाला 2M. Yes sir. अच्छा ठीक है. और इसको U वेलोसिटी दिया था, तो क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. वैसे ये क्वेश्चन वही है जो मैंने पिछले केस में कराया था. इट वाज जस्ट टू गिव सम मोर प्रैक्टिस. फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन दिस केस. U वेलोसिटी दिया गया, ठीक है, और M और 2M मास दिया हुआ. गो अहेड. I hope you already done it. I mean, so like let me quickly get into the solution mode. पहली बात तो जैसे ही ये मास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा. तो स्प्रिंग जब ऐसे हो जाएंगे तो देखना ये स्प्रिंग ऐसे फोर्स इधर देंगे, ऐसे फोर्स देंगे इधर, यानी M मास को रिटार्ड कराएंगे और 2M मास को एक्सीलरेट कराएंगे. But the thing is that initially इसका वेलोसिटी कम होगा और उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा. तो therefore स्प्रिंग इलोंगेशन मोड में आएगा. क्यों? क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट ज्यादा तेजी से जा रहा है, पीछे वाला पार्ट स्लो चल रहा है, तो ऐसे है, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है. लेकिन इन द मीनवाइल क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है इस मास का,
और एक्सीलरेशन और इस मास का, यानी वो ट्रेंड तो थोड़ी देर चलेगा, वो ट्रेंड तो कहीं जाने वाला है नहीं। देयरफॉर क्या होगा, तो जिस समय वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा, बढ़ते बढ़ते और इसका घटते घटते, उसी टाइम मैक्सिमम लेंथ होगा. So therefore the concept will still remain the same, and that is when velocity would be equal, spring will be in its maximum length. Okay, I think that's what we discussed last class also. So I think there is nothing surprising. So I think first concept will be what, the velocity बराबर हुआ, यानी mu is equal to m plus 2m into u. Sorry, v. उस समय v और v नॉट, यानी v आ गया इक्वल टू u by 3. और एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं डिसिपेटिव, so therefore half mu square is equal to half m plus 2m. मैंने दोनों को इकट्ठे ले लिया क्योंकि दोनों का सेम वेलोसिटी है, into u by 3 whole square plus half kx square. What is x, by the way? X is the elongation of the spring. I hope you understand. ठीक है ना, ये हो गया, यानी ये तो हो जाएगा हाफ mu square, ये हो जाएगा यानी हाफ kx square is equal to, ठीक है ना, हाफ mu square माइनस ये हो जाएगा 3 and 3 कैंसिल, 1/6. तो हाफ तो कैंसिल ही कर दो, ये 1/3 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा kx square is equal to 2/3 mu square, यानी x आ गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u इनटू अंडर रूट ऑफ 2m by 3. ठीक है, ये x आ गया, तो मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया फिर, तो L max is equal to L plus a1. ठीक है ना, a simple question to start with. There is hardly anything difficult in this, so I'm sure you must have understood it already. So let's go ahead. Okay, quick question, quick solution to the one that we discussed already last class, but solution. Chalo, now let's proceed to something else. Next question is ये एक आर्क है, इसका रेडियस r दे रखा है, ये एक आर्क लेंथ है, रेडियस r. ये सपोज 3m मास है और यहाँ पे एक m मास, ये अलग ऑब्वियसली. तो एक 3m और एक m, मैं कैपिटल m और स्मॉल m भी कर सकता हूँ, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, एटलीस्ट कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the minimum velocity that I should give u. Then question number 1, find u minimum so that the small m mass reaches the top. That's the question. Aryan says the answer is the same that we got in the previous question. Actually, previous question भी same ही था, है ना, m और 2m मास था और एक को वेलोसिटी दिया गया था, so it turned out to be the same. Obviously, वो देखने में थोड़ा अलग था, but as I said, the theme of the two questions were the same. So both the spring questions were actually based on the same theme. There is hardly anything different. Go ahead now. सर 3m फिक्स्ड है? हाँ बेटे, नहीं कोई भी फिक्स नहीं, सब चल सकता है, सब चल सकता है, ठीक है ना.
अगर चलने का जरूरत पड़ा तो, लाइक ऑल फ्रिक्शनलेस। ऑल फ्रिक्शनलेस everything can move on. एक्चुअली इस क्वेश्चन में कई सारे और भी चीजें डिस्कस करना है, तो फटाफट इसको पहले निपटाओ कि मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए, फिर हम उससे कम पे भी डिस्कस करेंगे और उससे ज्यादा पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले फटाफट इसको निपटाओ जल्दी से। चलो, आई होप आई हैव गिवन सम टाइम फॉर, इसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस और अदर फूड फॉर थॉट, एंड देयरफॉर नाउ लेट मी plow in. Let me enter the arena. Deyam has already given an answer, that is root under 3 GR. Okay, interesting. ठीक है, let's start. पहली बात तो ध्यान रखना कि ये मास जब तक यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो 3m पे कोई असर नहीं होता. 3m will be at rest. So like 3m will be at rest till this mass reaches here. But the moment the mass starts traveling like this, तो क्या होगा, एक ऐसे नॉर्मल एक्शन शेयर होगा एक दूसरे में. तो ये जो नॉर्मल एक्शन होगा, ये 3m को एक सामने की तरफ पुश दे रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, सामने की तरफ 3m का भी मूवमेंट स्टार्ट होगा. ठीक है. In the meanwhile, I'm getting more answers. Dhruv Gupta has given an answer root under 6 GR. Teham has given 3 GR. Under root Aryant भी 3 GR. चलो, let's see. Like इसके वजह से क्या होगा ना, 3m का भी मूवमेंट स्टार्ट होगा. So 3m will obviously also start moving. ठीक है. और in the meanwhile, as there is no external force in the horizontal direction, तो horizontal direction में momentum conserved है. ठीक है ना. अच्छा, when it reaches the top, तो somewhere आगे ही होगा मैं. तो like let's say somewhere here it has reached the top, let's say. तो टॉप में अगर रीच किया जस्ट, ऑब्वियसली इन कांटेक्ट में है, तो ये नहीं है, ये अगर टॉप में पहुंचता है यहाँ पे, है ना. सो लाइक द बॉल इज स्टार्टिंग टू क्लाइम लाइक दिस, एंड एट दैट मोमेंट बोथ आर सपोज्ड टू ट्रैवल फॉरवर्ड. तो यानी फर्स्ट केस में, यानी जस्ट ऊपर तक अगर पहुंचना है, जस्ट ऊपर तक अगर पहुंचना है, इन दैट केस क्या होगा, इस वक्त दोनों के वेलोसिटी बराबर होंगे, यानी v अगर हुआ तो इसका भी v. दैट्स इंपॉर्टेंट. तो यानी क्या होगा ना, m into u is equal to m plus 3m into v, यानी v निकल गया इक्वल टू u by 4. ये मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व किया. याद रखना, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का एक्सटर्नल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं. सो जब वो जस्ट टॉप तक पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए ब्लॉक की. बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वेलोसिटी जीरो होगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू 3m. समझो ना. तो अगर मान लो विथ रेस्पेक्ट टू 3m अगर जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक्चुअल वेलोसिटी बराबर होगा. किसके बराबर ना, 3m के बराबर. इज दैट कन्विंसिंग? इधर खुद सोच के देखो, जब ये क्लाइंब कर रहा है ऐसे करके है, जब ये क्लाइंब करना शुरू किया तो ये भी चलना शुरू कर. अभी क्लाइंब कर रहा है, ये देखो अभी भी चल रहा है. देखो सिस्टम जस्ट ऊपर तक पहुंचा है, यानी जस्ट ऊपर तक पहुंचा है, मतलब क्या हुआ कि वर्टिकली उस समय वो रेस्ट पे आ, हॉरिजॉन्टली नहीं है. हॉरिजॉन्टली तो अभी भी पुश कर रहा है उस 3m मास को. देयरफॉर जस्ट अगर पहुंचना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का टॉप पे पहुंचने के बाद क्या होगा, सेम होगा. सेम मतलब मैंने v लिया, ये देखो इसका भी v लिया और उसका भी v लिया. तो देयरफॉर उस समय क्या होगा ना, m plus 3m into v होगा, तो देयरफॉर u by 4 मतलब v is equal to u by 4. ठीक है. अब हम एक काम करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना. एनर्जी कंजर्वेशन क्या है ना, इनिशियल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी तो हो नहीं रहा है, बाद में क्या होगा, हाफ m plus 3m
into u by 4 whole square kinetic energy plus देखो वेज का मतलब जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम मतलब 3m वाला मास है उसका तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा क्योंकि वो तो सेम लेवल पे चल रहा है लेकिन जो m मास है उसके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है so therefore there is an increase of potential energy यानी mgr क्यों इसका r ट्रैवल ठीक है हाँ सक्षम नो प्रॉब्लम समझ गया ठीक है ना तो हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस अब क्या हो गया ना ये हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 1/8 एम स्क्वायर आई होप आई एम राइट इज इक्वल टू mgr तो खैर m तो कैंसिल हो जाएगा हाफ माइनस 1/8 तो यानी 3/8 है ना 3/8 तो 8/3 यानी u is equal to under root of 8/3 gr देख लो u आ जाएगा इक्वल टू व्हाट ना अंडर रूट ऑफ 8/3 gr इन द मीनवाइल और भी आंसर्स आए थे ध्रुव देवव्रत तिवातिया आर्यन सब ने 3gr दिए थे आर्यन जैन ने फिर बीच में 32/13 दिए now there is a question from Shreyas that is will the work done by pseudo force be equal to 0 okay you know what I'm doing is that I'm looking at from the ground frame तो ground frame में कोई pseudo force नहीं है ना so therefore there is nothing called as pseudo force work done on it but yes if you are sitting on this frame that is on the 3m mass तब pseudo force का जरूरत है लेकिन तब प्रॉब्लम पता है क्या ना कि इसके एक्सेलरेशन वेरिएबल तो देखो pseudo force के कैलकुलेशंस करना भी बड़ा मुश्किल ठीक है ना अच्छा so as when सर ब्लॉक वो सर ब्लॉक जब टॉप पे पहुंचेगा अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या होगा नहीं वेलोसिटी 0 नहीं है दोनों का बराबर होगा ये देखो 0 कैसे हो जाएगा सडनली देखो ना ये जो क्लाइंब कर रहा है ना तो क्लाइंब करते करते उसके पास वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है देखो अभी भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है अभी जस्ट मान लो ऊपर पहुंचा है तो एकदम से उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहां गायब हो जाएगा वो तो बराबर हो गया किसका वेज का दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हां यू माइट हैव अ क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट विल हैपन बिफोर दैट उसका जवाब भी मुझे देना है तभी तो मैं बोल रहा था ना कि इसमें कई क्वेश्चंस है मैं धीरे धीरे आंसर करूंगा एक एक करके करते हैं पहले सिर्फ टॉप तक पहुंचा हुआ ठीक है ठीक है आर्यन जैन ने 8gr/3 दे दिया बाद में सोम ने भी यही आंसर दे दिया चलो ठीक फाइन नो इशू यानी u इज इक्वल टू व्हाट ना अंडर रूट ऑफ 8gr/3 फाइन चलो तो लाइक लेट्स मूव ऑन ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें जगह कम है इसलिए मैं मिटाता जाऊंगा आई होप दिस ओके अब मैं क्वेश्चन को पलट रहा हूं सपोज आई से दैट आई हैव गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ये तो 8/3 चाहिए सपोज मैंने इसको कम दिया मैंने हाफ दिया ठीक है ना वेटिंग रूम में कोई है मुझे तो नहीं दिख रहा वेटिंग रूम मुझे नहीं दिख रहा ओह अच्छा सॉरी ठीक है वेल पॉइंटेड आउट एक्चुअली क्या ना ये आज से ना मैं देख रहा हूँ कि जूम का जो राइट साइड का जो विंडो है ना ये थोड़ा अलग टाइप का है आज अब कल एक अपडेट आया था तो अपडेट के बाद ये सुबह भी प्रॉब्लम हुआ था ये जो वेटिंग वाला है ना वो ऊपर बहुत कम जगह पे आ रहा है थोड़ा सा उन्होंने कुछ फॉर्मेट डिजाइन चेंज किया सुबह भी प्रॉब्लम हो रहा था वेटिंग मुझे नहीं जबकि वेटिंग हमेशा दिख जाता है मुझे आज नहीं दिख चलो नहीं अगर ऐसे कुछ होता है वेटिंग किसी को दिख जाता है तो मुझे पॉइंट आउट कर देना क्योंकि मैं मैसेज तो अच्छे से फॉलो कर पाता हूँ वेटिंग वाला ऊपर का जगह उन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा और वो हिडन हो जाता है कहीं ठीक है ना चलो एनीवे लेट्स गो अहेड थैंक यू हु इज दैट श्रेयस चलो लाइक नाउ क्वेश्चन इज दैट सपोज लाइक यू हैव द वेलोसिटी यानी अंडर रूट ऑफ 2gr/3 सपोज द वेलोसिटी इज 2gr/3 फिर क्या होगा ठीक है ना तो क्वेश्चन इज फिर कहां तक जाएंगे यू फाइंड आउट द थीटा यानी वो क्लाइंबिंग तो शुरू करेगा लेकिन क्योंकि हमने कम वेलोसिटी दिया तो ऊपर तक तो जा नहीं पाएगा तो किसी एक पॉइंट तक जाएंगे और फिर वापस आना शुरू हो जाएगा तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो कितने एंगल तक मैक्सिमम जा सकते हैं चलो जल्दी करो
So to find out the theta till which it moves before the object starts returning back. ठीक है, चलो go ahead. So obviously this time the situation will be slightly different. This time what will happen is that it will move till certain point. तो इतने देर में तो ये भी आगे चला गया होगा जो भी है. तो ये मास यहाँ पे कहीं आ गया मान लो यहाँ तक और वो एंगल है थीटा. So this is the situation. This is the situation. लेकिन एक चीज है, Deham has given an answer that is cos inverse 3/4. She is the first one to give the answer. Let's see whether that's right or wrong. तो एक चीज होगा is that क्लाइंब शुरू होगा ऐसे कर, तो इतने में ये भी आगे जाना शुरू करेगा. और जिस वक्त, थोड़ा ध्यान से लैंग्वेज सुनना, जिस वक्त स्मॉल m 3m के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आएंगे, दोबारा सुनो, जिस वक्त स्मॉल m 3m के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आएंगे उस समय क्या होगा, इसका भी वेलोसिटी v होगा और इसका भी वेलोसिटी v होगा. और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसके बाद वो नीचे आएगा. यानी वो एक ऐसे मोमेंट था या होगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा अपने जर्नी का, उस समय वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा विद रेस्पेक्ट टू 3m. यानी 3m और स्मॉल m एक ही वेलोसिटी पे चल रहा होगा. फिर तो रिटर्न आना शुरू होगा तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी अलग हो जाएगा. तो देयरफॉर इस बार भी सेम क्वेश्चन होगा, m into u के जगह अब मैं लिखूंगा ये वाला, यानी m into under root of 2gr by 3 into this. यानी v कितना हो गया, फिर तो v हो जाएगा, ये तो m और m 4m है तो यानी कैंसिल हो गया 1/4, यानी 1/4 under root of 2gr by 3. ठीक है, और क्या करेंगे ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन. सो हाफ m u स्क्वायर मतलब 2gr by 3, तो 2gr by 3 is equal to half m मतलब 4m हो गया into v square which is 1/4 under root of 2gr by 3 का whole square plus mgh. तो let us say ये h height तक गया. So let's calculate that h. ठीक है ना, h कैलकुलेट करेंगे कैसे, m तो चलो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो यानी gr by 3, g भी हर जगह कैंसिल होगा, तो r by 3 is equal to ये 1/4 हो जाएगा 2, 4, 8, 3, 12, यानी r by 12 plus h, यानी h हो जाएगा r by 3 minus r by 12, तो 4 minus 1 3, तो यानी r by 4. ठीक है, तो ये अगर r by 4 हो तो ये होगा 3r by 4, यानी अब सिचुएशन ये है, ये हो जाएगा 3r by 4 और ये r है, ये थीटा है, तो यानी cos inverse 3/4. So therefore theta is equal to cos inverse 3/4. Now Arihant has asked the question, that is, will they lose contact if their horizontal velocity is not same? देखो अगर horizontal velocity same नहीं है ना, तो यानी उस वक्त या तो वो क्लाइम कर रहा होगा अभी भी, तो फिर ये वाला वो पॉइंट नहीं है जो हाईएस्ट पॉइंट, या तो अगर वो रिटर्न जर्नी पे है तो वो नीचे आ चुका है, यानी हाईएस्ट पॉइंट किसी और मोमेंट पे पहले हो रखा है. तो देखो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज मैचिंग नहीं है, यानी अभी वो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है. ये सवाल. अगर मान लो उसका वेलोसिटी ज्यादा है, मान लो हॉरिजॉन्टल, यानी वो और क्लाइम करेगा, और अगर कम है यानी वो रिटर्न आ रहा है, यानी मैक्सिमम हाइट उससे कुछ पहले हो रहा है. तो मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल बराबर होगा. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आई थिंक cos इनवर्स 3/4 देवम ने दिया है, सोम ने भी दिया है, कृष्ण ने भी दिए हैं. अब तो ठीक है ना, बिल्कुल सही. ठीक है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/4 इज द राइट आंसर. चलो ठीक. अब क्वेश्चन उल्टा है, नहीं उल्टा नहीं, चलिए एक और एनालिसिस करना. सपोज मैं कहता हूं कि, है ना, सपोज मैं कहता हूं कि वेलोसिटी है
ये cos इनवर्स 3/4 है, यानी 50 डिग्री लिखा है 3/4 60 डिग्री काम। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनिशियल वेलोसिटी देता हूं इक्वल टू, मैं इनिशियल वेलोसिटी देता हूं इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना था मैक्सिमम के लिए 8gr/3 का था, मैंने उसी को तो आधा किया था 2gr। हाँ ठीक, तो मैं कम कर देता हूं, यानी मैं कर देता हूं रूट अंडर 2gr। ठीक है, रूट अंडर 2gr। और क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच, दैट्स द क्वेश्चन। So question is find velocity of each when theta is equal to 37 degree. Go ahead. You have to find out the velocity of each when theta is equal to 37 degree. इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2gr। 2gr से एक हिंट मुझे मिल रहा है, 2gr से मुझे एक हिंट मिल रहा है इज दैट कि पूरा ऊपर तक तो नहीं जाए, है ना, कि ऊपर तक जाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 8/3gr का अंडर, 8/3 इज लाइक 2.33 कर, तो ये 2gr है, यानी ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, कुछ एक एंगल तक जाएंगे। अब कुछ एंगल तक जाएंगे कितना, वो उस टाइप के क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर रखा है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ इस एंगल पे क्या वेलोसिटी होगी दोनों, तो लाइक आई नीड द आंसर इन वेक्टर टर्म्स, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन द मीनवाइल जो है ना इसका वेलोसिटी ले लेता हूं मैं कैपिटल V उस समय, और इसका जो वेलोसिटी है क्योंकि ये थोड़ा ऐसे होगा, है ना, मैं ले लेता हूं Vx और Vy, ये स्मॉल है, ये स्मॉल Vx और ये स्मॉल Vy, ठीक है ना, ये मैं ले लेता हूं। तो देखो वर्टिकल का तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टल तो कर पाएंगे। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, m into अंडर रूट ऑफ 2gr इज इक्वल टू m into Vx प्लस 3m into कैपिटल V, ये हो गया पहला इक्वेशन, है ना, यानी m तो कैंसिल कर सकते हो, बट एनीवे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप दैट्स ओके। Now Som has given an answer that is will not have 37 degree at any instant, यानी 37 डिग्री तक जाएगा ही नहीं। It's a possibility. He might be right. हो सकता है 37 डिग्री तक जाए ही ना, क्यों? हो सकता है कि उसके पहले ही मान लो यहाँ से वापस आ जाए तो 37 डिग्री तक ना पहुंचे। That's a possibility. मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है। Now that's what Som is pointing out. Whether that's correct or wrong, I'm in the process of investigation. We'll see. इसमें इससे क्या होना, फिजिक्स डेवलप हो जाएगा, बाकी होना नहीं होना वो देखेंगे। यानी ये तो पहला इक्वेशन आ गया, ये हो गया मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस के इक्वेशन आ गया, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स, इसका इक्वेशन आ गया। चलो अब क्या हो रहा है, देखो कि एनर्जी इक्वेशन है ना, तो एनर्जी इक्वेशन क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर दैट इज 2gr इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m vx स्क्वायर प्लस हाफ 3m कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है ना।
प्लस नाउ हाउ मच हैज इट गॉन ना, ये 37 डिग्री है तो यानी ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4/5 आर, तो ये हो जाएगा, चलो यहीं से कर लो, ये वाला चीज ये हो गया 4/5 आर, क्योंकि ये 37 डिग्री, क्योंकि cos 37 होता है 4/5 है ना, ये 4/5 यानी ये कितना क्लाइम किया r/5, यानी प्लस m g r/5 हो गया या, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, ये देखो अभी अननोन्स क्या क्या आ गए, vx vy और कैपिटल B, तीन अननोन्स है। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन होगा कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन होगा कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्या होगा, तो देखो अगर मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर रखता हूं तो उसको नजर आएगा कि इसके टेंजेंट मूव करते हैं, तो अगर ये 37 हुआ तो ये भी 37 हुआ तो ये होगा 53, तो ये हो जाएगा 37, यानी this observer who is on the mass 3m will see this particular particle traveling at 37 degree. Mind you, this will be a relative observer because he is himself. यानी इक्वेशन क्या आ गया इसका, हाँ अगर इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखोगे तो डायग्राम क्या होगा, तो ये वाली, तो ये हो गया vy और ये क्या देख रहे हैं vx माइनस कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, vx माइनस कैपिटल B, और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, यानी tan 37 डिग्री इज इक्वल टू vy by vx minus y, यानी vy by vx minus capital B, and that is equal to 3/4, ठीक है, यानी 4vy is equal to 3vx minus 3 capital, ये इक्वेशन। अब जाके तीन इक्वेशन और तीन अननोन अब जाके बना है, इसको देने के सॉल्व होगी, ठीक है ना, क्यों, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो पूरा लगाना पड़ेगा इसमें इक्वेशन वगैरह, है ना, तो दैट वुड बी अ बिग जॉब, ठीक है, बट एटलीस्ट वी हैव गॉट अ बेसिक्स राइट, आई मीन सो ओह अच्छा इसमें एक इक्वेशन छूट गया मेरी टर्म, अब वो है हाँ एक टर्म छूट गया, वो काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में हाफ वे mvy स्क्वायर छूट गया, ठीक है ना, एक टर्म छूटा, क्योंकि इसके पास तो vx और vy दोनों ही हैं, और दोनों मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिया, ध्यान रखना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया vx और vy, therefore vy स्क्वायर भी ये छूट गया, ठीक है ना, so these are the three equations and solving these three equations you will now get the answer to the question। अगर मान लो इमेजिनरी आता है यानी समझ जाएंगे कि 37 डिग्री जा ही नहीं रहा है ना, अगर इमेजिनरी आता है यानी 37 डिग्री पे नहीं जा रहा है, और अगर रियल आता है यानी जा रहा है और वैल्यूज भी आएंगे, है ना, तो लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इक्वेशन, आई थिंक द अदर टू आर इजी, आई होप द अदर टू आर इजी, है ना, मैं चेक कर लो, ठीक है, मैं चेक कर लो, एक बार इक्वेशन चेक कर लो बस, सॉल्व तो अपने आप जब मर्जी कर लो, अपने आप स्पेयर टाइम पे इक्वेशन चेक कर लो, इक्वेशन फॉर्मिंग इज द चैलेंज। देहम सेज की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी हो सकता है क्या, कंजर्वेशन तो बेटे मोमेंटम तो किया हमने ना, ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से काइनेमेटिक्स भी लिखा है, काइनेमेटिक्स से बेटे मुश्किल है इस बार, पता है क्यों, क्योंकि इस बार जो है ना फोर्सेस सारे वेरिएबल है, सारे वेरिएबल, ठीक है ना, और इस बार सर्कुलर मोशन भी है, लीनियर मोशन भी है, तो काइनेमेटिक्स से बेटे बहुत मुश्किल, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स से मुश्किल, एनर्जी कंजर्वेशन से ही करेंगे, इवन वर्क एनर्जी से भी मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो है ना वर्क एनर्जी में भी कई सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सारे फोर्सेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स पे, और वर्क एनर्जी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें हर पॉइंट का एनालिसिस करना पड़ता है,
तो अगर मान लो इस वक्त क्या सिचुएशन है उसका भी एनालिसिस करके वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा. दैट्स डेडली टफ. ऑलरेडी देख लो कितने बड़े इक्वेशंस, व्हिच इज नॉट इजी टू सॉल्व, है ना. तो दैट्स हाउ. तो एक काम हम कर सकते हैं दैट मे बी वी कैन रिप्लेस vx by capital V here. We can also replace vx here and then some vy here. तो लाइक इक्वेशन तो बड़े फिर भी होंगे. मैं तो चाह रहा था कि इक्वेशन बनाने का प्रोसेस चेक कर लो, वो समझ में आ रहा है या नहीं चेक कर लो. बाकी तो देखो क्वेश्चन जब होता है तो वो 1 kg 2 kg 5 kg देते हैं, तो इन दैट केस इक्वेशन थोड़ा सा बेटर बनेगा. तो यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व इट. जस्ट इक्वेशन देख लो सारे. ओके, बिकॉज़ देयर इज नो क्वेरी एनीमोर, so I assume that the equations are understood. मैं मेनली फोकस करूंगा अभी लगातार जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, इक्वेशन का फोकस यही होगा कि यू नो जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा. बाकी तो आसान. यस, कैन आई रब दैट? और कोई सवाल? चलो लेट्स मूव ऑन. इसको करने का एक और तरीका भी है, और वो है कि सपोज मैं कहता हूं कि ये जो वेलोसिटी है ना, एज सीन बाय दिस पर्सन को ऐसे ले लो, स्मॉल v. यानी अब थोड़ा अलग है. अब क्या हो गया, ये वाला बंदा इसको v देख रहा है, तो ऑब्वियसली 37 डिग्री पे देखेंगे. तो यानी ये हो जाएगा 3/5v, सॉरी 4/5v, और ये हो जाएगा 3/5v. बट माइंड यू, this small v is not the velocity of small m. This is the velocity as seen by the observer on 3m. इसलिए जब मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे तो पता है कैसे होगा, m into under root of 2gr, ठीक है, is equal to m into 4/5v minus capital V, sorry plus capital V. ठीक है ना, प्लस Gm into capital V. That's the first equation. ठीक है, चेक कर लो. ये वाला पार्ट एक बार जरा ध्यान से देख लो, यही असली है. उसके बाद क्या होगा, हाफ m u स्क्वायर हो गया 2gr इज इक्वल टू हाफ m, ये लिखना पड़ेगा 4/5v प्लस v, यानी 4/5v प्लस कैपिटल V का होल स्क्वायर प्लस हाफ m 3/5v का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ 3m कैपिटल V स्क्वायर प्लस m g और r/4 ही आएगा ना सर? नहीं, r/5 है. ये हो गया सेकंड इक्वेशन. ठीक है, देख लो. इससे एक फायदा क्या हुआ कि इसमें दो ही इक्वेशन आया, स्मॉल और दो ही अननोन आया, स्मॉल v और कैपिटल V. बस ये एक फायदा. अगर रिलेटिव लेके करते हो तो इन दैट केस ये फायदा हुआ कि एक ही दो इक्वेशन आया, स्मॉल v और कैपिटल V, और उसको सॉल्व करके आंसर आ जाए. अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे ऑब्वियसली, यानी स्मॉल v को कैपिटल V के टर्म्स में इसमें पुट करते हो, है ना, एंड गेट द आंसर. और मे बी वाइस वर्सा कर लो, कैपिटल V को पुट कर लो. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब फाइनल आंसर, क्योंकि फाइनल पूछा है वेलोसिटी ऑफ ईच, तो वेलोसिटी ऑफ ईच में क्या होगा फिर, वेलोसिटी ऑफ m विल बी इक्वल टू 4/5v प्लस कैपिटल V I कैप प्लस 3/5v j कैप. और v कैपिटल M में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3m में कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू v I, वो तो कोई दिक्कत नहीं. बस ये ध्यान रखना पड़ेगा एंड में जब आंसर लिखना है तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी 3/5v, सॉरी 4/5v प्लस कैपिटल V है, और ये 3/5, ये असली चीज. अब देखो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को आधे कर रहे हैं, इन द सेंस कि वी आर रीचिंग टिल द इक्वेशंस एंड लीविंग. दैट्स बिकॉज़ इफ यू गो ऑन सॉल्विंग दिस, तो लाइक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट और लग जाएंगे. वो इनको सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, लंबे. एग्जाम में क्या होता है ना, वैल्यूज दिया रहता है, 2 किलो 3 किलो 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तो ये सारे ना इक्वेशंस में वैल्यूज हो जाते हैं, तो फटाफट पुट करके जल्दी सॉल्व भी हो जाता है. दैट्स द बेनिफिट.
अभी हम लोग जनरलाइज करके कर रहे हैं तो ये सिचुएशन, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी लिया सपोज √5 g, ठीक है। 5 g अगर लोगे तो इन दैट केस क्या होगा ना, 8/3 तक तो एकदम ऊपर वाले पॉइंट तक पहुंचता है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा लिया मैंने 5 g, तो नहीं क्योंकि वो उससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर इसको रेफरेंस मानो, इसको दिस इज कंसीडर सपोज द रेफरेंस। इस बार क्वेश्चन अलग है, इस बार क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्मॉल m फ्रॉम रेफरेंस। गुड, ठीक है, जल्दी करो, अब इसको सॉल्व करो। दिस वन यू कैन फाइंड आउट अ कंक्रीट आंसर। इसके लिए सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा और रीजनेबली लेंथ पे आ जाएगा, मतलब यू डोंट हैव टू लाइक स्ट्रगल टू मच, सो यू कैन डू दैट। चलो, in the meanwhile, maybe I can take the attendance. रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ये वाला लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्चुअली ग्राउंड से तो नहीं होना, ग्राउंड से तो यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस है, तो रेफरेंस मतलब ये वाला लाइन जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से कहां तक जाएगा, ऊपर तक कहां तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है। आई होप नाउ द रेफरेंस आइडिया इज क्लियर। तो मैं थोड़ी देर बाद अटेंडेंस लेता हूँ। Any answers? Not till now. चलो, now let me start. First of all, ये इसको भूल, बीच वाले नहीं चाहिए, भूल जाओ इसको। First of all, when it reaches the top, the same thing is going to happen. When it reaches the top, तो क्या होगा ना, उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो वर्टिकल है, और ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, उसका ट्रेजेक्टरी है यानी उसका जो डायरेक्शन है वर्टिकल, एज सीन बाय अ पर्सन ऑन 3m। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूंगा जब ये स्मॉल एम मास टॉप तक पहुंच जाएंगे तो क्या उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि देखो जब कुछ नहीं बोला जाता है, हम तो ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम में इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस वक्त वर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर इस बंदे से पूछोगे तो वो बोलेगा वर्टिकल। क्यों? वो बंदा खुद ट्रैवल कर रहा है, तो देयरफॉर वो वर्टिकल बोलेगा। आई होप दैट्स क्लियर। तो देयरफॉर इस वक्त अगर इसका वेलोसिटी कुछ vx है,
तो इसका भी वेलोसिटी vx होगा। vy का मुझे नहीं पता, vy का मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, यानी पहली बात तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन x का लगाऊंगा, यानी m इंटू यू, यू बोलते हैं m टू 5 g इज इक्वल टू m प्लस 3m इंटू vx, यानी vx तो आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 5gr। सर वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थोड़ी ना है। रेस्ट पे नहीं है, तो मैं तो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, मैंने वी तो लिया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अगर मान लो तुम इससे पूछोगे कि स्मॉल m कितना तेजी से चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये पता है क्या जवाब देगा, ये बोलेगा वर्टिकली चल रहा है। ध्यान रखना कौन जवाब दे रहा है, ये दे रहा है, ये खुद वेज के ऊपर है और वो चल रहा है। तो अगर इससे पूछोगे तो पता है ये क्या जवाब देगा, बोलेगा स्मॉल m वर्टिकल चल रहा है और कितने वेलोसिटी से चल रहा है, vy से चल रहा है, ये वाला। बट अगर मान लो तुम इस बंदे से पूछोगे जो कि ग्राउंड पे है कि देखो जरा स्मॉल m कैसे चल रहा है, तो वो बोलेगा एंगल पे चल रहा है। कैसे कैसे चल रहा है, vx और vy यानी कुछ एक एंगल पे चल रहा है। दिस विल बी व्हाट विल बी सेड बाय हिम, बट इफ यू आस्क हिम देन ही विल से दैट इट इज वर्टिकल, दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि वहां का जो ट्रेजेक्टरी है वो देखो वर्टिकल, तो देखो इसको तो वर्टिकल ही लगेगा, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। यस सर, हाँ बोलो। सर ये आ गया सर। हाँ, यानी क्या होगा, vx आया यानी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल आ गया। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, तो हाफ m v स्क्वायर यानी 5gr इज इक्वल टू हाफ m प्लस 3m इंटू vx स्क्वायर। तो vx स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5gr बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक क्लाइंब किया mgr पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया इसका हिसाब है इस वक्त का, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होगा ना, mgr तो पूरा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और एक क्या रहेगा, हाँ प्लस हाफ m vy स्क्वायर, हाफ m vy स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखना ये सारे mgr वाले टर्म आ जाएंगे, हाफ मतलब vy आ जाएगा, यानी mgr वाले टर्म को अगर मैं इकट्ठे करता हूं तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 4 कैंसिल, 4 to the 8 5 by 8 16 4 minus 5 by 8 minus 1, yeah, ठीक है। तो अगर 8 कॉमन लेते हो तो 4 for the 20 minus 5 minus 3 यानी हो गया 7 by 8 mgr इज इक्वल टू, मुझे कैलकुलेशन चेक करते जाना मेरा, हाफ m vy स्क्वायर, इससे vy आ गया इक्वल टू 4 7 by 4 gr का अंडर। ठीक है, एक बार चेक करो, 7 by 4 gr का अंडर रूट, ये आ गया vy। अब देखो अगर कोई पार्टिकल को vy से लॉन्च करो तो इन दैट केस कितना जाता है, u से लॉन्च करो तो u स्क्वायर बाय 2g, याद है ना, u से लॉन्च करो तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g। तो देयरफॉर हाइट above wedge top क्या होगा, u स्क्वायर बाय 2g यानी 7 by 4 gr by 2g इक्वल टू 7 by 8r। लेकिन ये हो गया यहां से 7 by 8r तक है, लेकिन हमें तो यहां से चाहिए था, तो r प्लस 7 by 8r, यानी तो चलो ठीक है, ये लिख देता हूं, therefore h max is equal to r plus 7 by 8r, यानी जगह कम है, आई होप यू आर सीइंग इट, दिख रहा है, चलो कमी दिख रहा है, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। यानी आंसर कितना आ गया ना, 15r by 8, दैट्स द करेक्ट आंसर। कृष्णा मैं ग्राउंड फ्रेम में प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं कंसीडर किया? हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, उसी पे आ रहा हूँ मैं। अभी तो फिलहाल मैक्सिमम हाइट पूछा था, तो मैक्सिमम हाइट तो मैं तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है, इसलिए हमने कर दी। बट इसमें एक और सवाल भी है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, दैट इज लेट्स लुक एट द जर्नी इन बिटवीन। इन बिटवीन अगर जर्नी को देखोगे तो पता है क्या होगा,
ये ऐसे स्टार्ट जरूर किया होगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गया, थोड़ी देर बाद, उसके थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, ये ऐसे होगा, है ना, ये इसके बाद ऐसे जाएगा, देखना ये एकदम ऐसे रहेगा, और उसके थोड़ी देर बाद देखना ये लैंड बिल्कुल ऐसे करेगा, बिल्कुल एज पे लैंड करेगा। पता क्यों? क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम है। जिस समय ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल शुरू किया है उस समय तो दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही था ना, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो देयरफॉर अभी भी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसका भी वही हॉरिजॉन्टल, तो हर पॉइंट पे अगर देखोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका सेम है, और अलग बात है हर पॉइंट पे एंगल है, पर अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखोगे तो हर पॉइंट पे देखना दोनों का सेम होगा, तो देयरफॉर बिल्कुल इसके टॉप पे आके दोबारा लैंड करेगा, समझे ना। सो आई कैन इवन फाइंड आउट द रेंज, यानी जिस वक्त ये रिलीज हुआ है से के लेके जिस वक्त ये दोबारा आएगा इसका रेंज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बिकॉज इट्स नथिंग बट ए प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसके बाद हॉरिजॉन्टल भी था और वर्टिकल भी था व्हेन इट वाज रिलीज्ड। तो मैं पूछूंगा रेंज क्या है, तो ठीक है, रेंज क्या होता है, 2v/g उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, तो vx कितना आया था मैं तो भूल गया, मैं √5gr/4 था, यानी ये हो जाएगा 100/5gr/4 हो गया vx, यानी रेंज, ये जो रेंज है will be equal to vx into time of flight, तो vx आया था 100/5gr/4, है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, vy, तो vy मतलब 2vy/g, यानी into 2vy, vy बोलते हैं 7/4 gr, 7/4 gr/g, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गया, कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, ये तो 2 कैंसिल हो गया, 4 है ना, ये मिला के 35, 100/35 gr, g कैंसिल हो गया, r 100/35/4, आई थिंक दिस इज व्हाट दिस, वो चेक कर लो जरा, ये हो गया इसका रेंज 100/35/4 into r, दैट्स द रेंज। अब चेक कर लो, सो मैं आज की पहले इक्वेशन में vy वेरिएबल क्यों नहीं आया, बेटे हम लोग क्या कर रहे थे पहले इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में हम लोग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस को कंजर्व कर रहे थे, तो किस बात के क्या बोलते हैं वो आएंगे, नहीं आएंगे, आगे सुन रहे, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं तो वर्टिकल वेलोसिटी जरूरत ही नहीं है, वी आर ओनली कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल की जरूरत क्या, ठीक है बेटे, देख लो अच्छे से। Can I go ahead then? अभी ये पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है, अभी और रहता है, ठीक है ना, अभी और रहता है, अभी हम लोग करेंगे एनालिसिस और। देखो अब जो है ना ये वेज पूरा सर्कल नहीं है, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब फिर से वही 5G आ रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार जो है ना ये वेज ऐसे है, यानी ठीक है, यानी अब 37 डिग्री है, और वही 100/5G, और उसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, यही बोला M3M। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तुम इस लेवल पे देखोगे तो दिस इज द रेफरेंस नाउ, तो क्वेश्चन इज, एक हम इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन इज हाउ फार फ्रॉम द टॉप would the small m mass land at the same level, कौन सा लेवल, रेफरेंस। इस बार पता क्या होगा, इस बार ये ऐसे करके नहीं जा रहा, इस बार थोड़ा ऐसे है, यानी ये प्रोजेक्टाइल अब आगे चला जाएगा, यानी इसमें पता क्या होगा, देखना थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, इसका थोड़ा सा मामला इस बार अलग है,
इस बार क्या अलग है, इस बार अगर तुम एनालाइज करोगे तो देखना पता क्या होगा, जब जब इनिशियली तो चलो ऐसे है वो तो कोई बात नहीं, जब ये छोड़ रहा होगा इसको, है ना, जब ये छोड़ रहा होगा तो यानी ऐसे होगा वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी ऐसे, फिर पता क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आएंगे, तो सर्कल ऐसे है, तो ये ऐसे करके यूं आएंगे और ये अब तक यहाँ पे, यानी आई एम आस्किंग बेसिकली दिस डिस्टेंस। इस बार इस रेफरेंस पे देखना, इस बार ये आगे जाके लैंड करें तो कितना आगे रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये भी डी या कुछ ऐसा। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? इस बार पता क्या होगा, ये इस वेज से और आगे निकल जाएगा और आगे निकल के फिर जाके गिरेगा। वी आर डूइंग अ वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन। देखना इससे क्या होता है ना, एक माइंड का आउटलुक बन जाता है और इस टाइप के बथेरे क्वेश्चन जो है तुमको मिलेंगे बुक्स में, मटेरियल में, कहीं पे भी देख लो, पुराने पेपर कुछ भी देख लो, तो देखना इस इन आइडियाज के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो छोटे छोटे चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही होता है क्रक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, चलो ओवर टू यू नाउ। दिस 37 डिग्री यू टू फाइंड आउट कि ये इतना आगे जब जाएंगे तो तब तक देखना ये वेज पूरा नहीं आएंगे। जैसे पिछले बार तो बिल्कुल टॉप पे आया, अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा देखना, ये यहाँ पे आएंगे तब तक देखना ये जो वेज होगा वो शायद यहाँ पे, यानी कि सर इस बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम नहीं है ना? हाँ दैट्स राइट। इस बार इसका रीजन क्या है ना, इस बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला। सोमेश आज के आगे क्यों निकलेंगे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो वेलोसिटी एग्जैक्टली वेज पर लैंड कर रहा था। यही तो बोला ना मैंने कि पिछले बार क्या हुआ, पिछले बार अगर वेज वाले बंदे से पूछोगे कि स्मॉल एम कैसे जा रहा है तो वो पता क्या बोलेगा, वर्टिकल जा। इस बार नहीं बोले, इस बार नहीं बोले, दैट्स द डिफरेंस। आई होप यू कॉपीड द क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली जगह इतना कम है कि सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है। देखो इस बार भी ना वैल्यूज देके होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो हम तो इक्वेशन बनाएंगे मेन, तो आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन द इक्वेशन पार्ट। तो फटाफट इक्वेशन बनाओ, तब तक जो है मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो अभी क्वेश्चन बनाना शुरू करें। पहली बात तो वही चीज है कि लेट्स से टेक द वेलोसिटी एज vx या v, ठीक है ना, एज सीन बाय दिस पर्सन। तो ये 37 डिग्री है तो ये हो जाएगा 53 सॉरी 37 53 37 तो नहीं मालूम ही है। तो अगर ये v होता है तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 35 यानी 37 यानी 4/5 v, और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। अब मैं शुरू करता हूं और इसका उस समय हो जाएगा कैपिटल V। ध्यान रखना ये अलग है इस बार, ठीक है ना, इस बार अलग होगा। तो मैं क्या लिखूंगा ना, m इंटू अंडर ऑफ 5gr इज इक्वल टू m इंटू
4/5v plus capital V, क्योंकि मोमेंटम इसका जो होगा ना वो 4/5v is not the real velocity. 4/5 is as seen by this, पर ये खुद भी कैपिटल V वेलोसिटी जा रहा है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी प्लस v प्लस m into, चलो m मतलब 3m बेसिकली, 3m into capital V. Let's keep a track of the unknowns, small v और capital V. ये दो अननोन हो गए, ठीक है ना. अच्छा अब आ जाओ एनर्जी पे. एनर्जी हो गया हाफ m v स्क्वायर which is 5gr is equal to half m vx square, यानी 4/5v plus capital V का whole square plus half small m v by square, यानी 3/5v का whole square plus half 3m capital V square plus mg. अब देखो ये हो जाता है 4/5 तो r/5 मालूम है ना, ये r/5 क्लाइम किया इतना तक, तो mg into r/5. इस तरीके का एक्सप्रेशन हमने किया है, तो देखो देयर इज नथिंग डिफरेंट और नथिंग डिफिकल्ट आल्सो. ये दो इक्वेशन आए, यानी इससे क्या होगा ना, स्मॉल v और कैपिटल V देखो सॉल्व हो जाएगा. इसमें दो ही अननोन है, स्मॉल v और कैपिटल V. सॉल्व हो गया. अब आ जाओ प्रोजेक्टाइल का. प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? The time of flight only depends on the vertical component, which is 3/5v. You need 2 into 3/5v upon small g. ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है. जस्ट अ सेकंड, मेरा ना बैटरी इसमें बिल्कुल डाउन हो गया, मैं चार्जर लेके आता हूँ. तब तक जो है तुम लोग इसको इक्वेशन मेरा भी हो गया. ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो. Is that comfortable now? एक बार चेक करो जरा. डी देख लो सॉल्व करने का तरीका. 4/5 स्मॉल v into capital. Anybody has any doubt in this can surely ask. सोम से इसके डी का इक्वेशन बता दो. एक्चुअली देखो डी में हो क्या रहा है, ये अपना यहां से स्टार्ट करके रेंज कवर किया, तब तक वेज यहां से यहां तक आ गया, मान यहां से यहां तक आ गया, तो वेज आया कितना, कैपिटल V इंटू टी. ये है, ये वाला कैपिटल V इंटू टी है. और ये कैसे आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कैपिटल जो कि प्रोजेक्टाइल. तो ये हो गया डिस्टेंस डी. ये प्रोजेक्टाइल, ये वेज है ना, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी. दैट्स द पॉइंट. तो प्रोजेक्टाइल कितना आ रहा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का क्या है, ये है vx इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, ये हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस उतने टाइम पे वेज तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v कैपिटल V लेके ट्रैवल कर रहा है, तो उसका तो वेलोसिटी उसके बाद चेंज नहीं हो रहा, तो माइनस vt. तो वो देखो vt कैंसिल होके बस बचा कितना, 4/5 स्मॉल v इनटू कैपिटल. ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगा वो भी निकल जाएगा. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, ये देखो फर्स्ट थिंग इज दैट दोनों इक्वेशन यूज करके स्मॉल v और कैपिटल V निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन आसान, एक बार चेक कर सकते. ठीक है, एक बार चेक कर लो. I hope that's okay. चलो, I think just because only 2 minutes are left, so I don't think we can start anything new. लेकिन एक चीज देखा होगा कि हम लोग ना थीम बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं. थीम बेस्ड मतलब कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीजें आइडियाज जरूरत पड़ता है या क्या क्या सिचुएशंस पॉसिबल है, वो सब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. कम वेलोसिटी दिया हो तो क्या होगा, ज्यादा वेलोसिटी दिया हो तो क्या होगा, बीच में अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस समय क्या होगा, तो ऑल एस्पेक्ट्स वी आर स्टडी. फिर प्रोजेक्टाइल होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, जस्ट इक्वल होगा तो क्या होगा, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर एक्सप्लोरिंग. ठीक है ना. अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, एंगल अगर 37 डिग्री यहाँ पे होगा तो क्या होगा, एवरीथिंग वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर. द पर्पस इज दैट देखो क्वेश्चंस का ना कोई लिमिट नहीं होता, क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं होता है, आइडियाज के लिमिट होता है.
इन द सेंस कि कुछ एक पर्टिकुलर आइडियाज जनरली देखना क्वेश्चंस के अक्रॉस रिपीट हो जाता है। आई मीन वैसे तो आइडियाज का भी कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटी होता है, बट देन जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हम लोग का एक सिलेबस का बाइंडेशन भी है, तो देखो एग्जाम में जो आइडियाज आते हैं हम लोग मेनली उनके रिलेटेड अलग अलग पहलू यानी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट यू गेट ए हैंग ऑफ दोस, एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस ना, देखना बड़े आराम से क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे और यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली क्लास में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते, एज यू नो देयर आर लिमिटेशन ऑफ टाइम, बट आई हैव वन और टू थिंग्स टू से बिफोर आई वाइंड अप, एंड दैट इज not many, but 2-3 students, or maybe I would say 3-4 students are in my radar. Radar in the sense that I am getting a hang ki they are not taking that much of interest. I don't know whether it is subject specific or whether it is in general. So I will discuss this aspect tomorrow. Okay? And it's not an all-purpose problem. Most of you are thankfully taking very great interest and are very enthusiastic. That's a very good sign, actually. Good sign of how to be successful. But in a crowd of 40-45 people, there will be definitely some exceptions, and they also need to be pulled along. So, कल discuss करें. ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही फिर कल मिलेंगे. Thank you, sir. Okay, बेटे. Thank you. Have a good Have a day. nice day. थैंक यू सर। देवी से कि नाम बता दो. नाम बताना ठीक नहीं रहेगा. चलो, okay, बेटे, कल मिलेंगे. चलो.